कि भारत संघ है या नहीं। तो पहले हमें ये जानना है कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है ना। तो भारत, कोई लोग कहता है भारत अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल है, तो ये चीज़ें हमें देखनी। तो पहले देखें फेडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी देश का निर्माण होता है तो उसमें राज्य होते हैं, है ना। तो एक पोर्शन है कि पहले देश का निर्माण किया गया, ठीक है, और उसके बाद देश को राज्यों में बांट दिया जाए। ठीक है, पहले देश का निर्माण किया जाए कि पूरा ये क्षेत्र हमारा क्या है, देश हो गया, और फिर उसके बाद हम उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दें। तो इस तरह के उसमें क्या हो जाता है कि ये काम कौन कर रहा है, संसद कर रही है या केंद्र कर रहा है। तो क्या संसद, केंद्र ऐसा करते समय क्या करेगा कि मैक्सिमम पावर अपने पास रखेगा जब वो खुद ही डिसाइड कर रहा है, जैसे राजा लोग के समय भी होता था ना, है ना। तो मैक्सिमम पावर किसके पास रहती है इसमें, केंद्र के पास। एक ये होता है, इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक, यानी राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, राज्यों का अस्तित्व केंद्र की वजह से। केंद्र की ने जो है पहले सेंट्रल पूरी गवर्नमेंट बन गई, फिर उसने राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, हम तो दोनों का बीच में रहेंगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं ना ये रहेंगे ना वो, तो वही। और या फिर ऐसा हो कि बहुत सारे राज्य हों और ये राज्य मिलकर कहें कि हमें एक देश में परिवर्तित होना है ना। बहुत सारे राज्य हों, स्टेट्स हों, और कहें कि हमें मिलकर एक देश में परिवर्तित होना है। तो राज्य मिलकर जब परिवर्तन करेंगे तो वो कहेंगे कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन स्टेट्स अपनी पावर में से वही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है कि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, है? तो हम देख रहे थे कि इंडिया एक फेडरेशन है या नहीं, संघ है या नहीं। तो पहले हमें जाने संघ क्या होता है। तो जब एक देश पहले निर्मित हो और वो देश फिर अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों का निर्माण करे और ज़्यादातर शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे, तो ऐसे को बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि सारी की सारी पावर लगभग कौन रख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसने सिर्फ स्टेट्स का फॉर्मेशन अपनी जो है कन्वीनियंस के लिए किया, सुविधा के लिए किया, ये याद रखिएगा। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने हम डिसाइड किया आपस में कि हम लोग मिलकर एक देश बनाते हैं। जैसे अमेरिका में जो संघर्ष चला राज्यों में चला, है ना, और राज्यों ने फिर आपस में डिसाइड किया कि हम एक देश बनने वाले हैं तो हम एक केंद्र सरकार बनाएंगे। और जब उन्होंने केंद्र सरकार बनाई तो केंद्र को केवल वही शक्तियां दी जिसके लिए ज़रूरत थी। जैसे अगर अटैक हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, है ना, कोई ट्रीटी करनी है किसी दूसरे कंट्री के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। तो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इन्होंने रखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं। ऐसे में जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग अलग हों और उसमें अगर कोई नई पावर निकल कर आ जाए तो वो किसको मिले, स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स से मिलकर यहाँ पर यूनियन को, इसको बनाना है, फेडरेशन को बनाया है। इसको बोला जाता है फेडरेशन, संघ या परिसंघ। परिसंघ ये है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे हैं। तो फिर वही गड़बड़ हो गया, है ना, कि हम क्वासी फेडरल कहलाते हैं, क्योंकि हमारे उसमें यूनिटरी कैरेक्टर्स भी हैं, एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या है, यूनिटरी सिस्टम है।
अमेरिका में स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और सेंट्रल की अलग होती है, ये जान लीजिए। वहाँ जिस स्टेट में आप रहेंगे वहाँ के कुछ बेनिफिट, जैसे जम्मू कश्मीर का था, तो वहाँ के तो हर राज्य जम्मू कश्मीर हैं और कोई बवाल नहीं होता, है ना। यही है और कुछ नहीं है। और सरदार पटेल ने ऐसा किया था, हमने आपको बता दिया था कि उन्होंने ही राज्यों को खूब सारी छूट दे दी थी कि आप भारत के यूनियन में शामिल हो जाइए और हम आपको बहुत सारी छूट देंगे। तो जम्मू कश्मीर को इसीलिए तो छूट मिल गई थी, और सिर्फ जम्मू कश्मीर को थोड़ी ना छूट मिली, जोधपुर को छूट मिली, है ना, नवाब पटौदी को छूट मिली, तभी तो नवाब की हवेली आज तक चल रही है। इन सब को छूट मिली थी। तो जो एक तरह से मान लीजिए जम्मू कश्मीर का था, है ना, वैसे ही अमेरिका के तो सारे राज्य जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये जान लीजिए। जब चाहे वो अलग हो सकते हैं अमेरिका से, इतनी पावर है उनके पास। मतलब अपनी विधानसभा में एक बिल लेकर आए लेजिस्लेटिव असेंबली और बोले कि हम अमेरिका से अलग हो रहे हैं, और तुरंत अलग हो जाएंगे, कोई बवाल नहीं। सोच लीजिए एक नया कंट्री बना सकते हैं, वहाँ 50 स्टेट्स चाहे तो 50 कंट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन देखिए कितने समझदार हैं, इशू ही नहीं उठता, है ना, उठता है नहीं उठता है। ये स्टेट्स को पावर मिले और केंद्र को मिले तो आपका फेडरेशन। अब भारत की अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत में फेडरेशन के कैरेक्टर ज़्यादा है ना, यानी कि स्टेट की पावर अलग वो, और कुछ कहते हैं कि यूनिटरी कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कौन से है इसमें एकात्मक, यूनिटरी का मतलब एकात्मक है, जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, और कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों। तो अगर देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया था, मिस्टर क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका कहना था कि इंडिया एक फेडरेशन है, यानी जिसमें उन्होंने स्टेट्स की पावर अलग कर दी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग कर दी हैं, और उस समय लोग इंटरफेयर भी नहीं करते थे, इसलिए उनके हिसाब से क्या हो गया, एक फेडरेशन उन्होंने मान लिया कि एक परिसंघ है। उनका कहना था कि भारत एक परिसंघ है जिसमें राज्यों की शक्तियां अलग हैं, है ना, स्टेट लिस्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो अलग हैं। हमने 7 शेड्यूल में कर ही दिया है। तो उनके हिसाब से ये ऐसा है। लेकिन प्रोफेसर K.C. वेयर, इनका कहना है कि भारत जो है सेमी फेडरल है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघ है, पूरी तरह से परिसंघ नहीं बल्कि अर्ध संघ है। और यही सब पूछा जाता है पहले प्री में, है ना। तो हमें जब पता हो कि फेडरेशन क्वासी फेडरल क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, मेंस के लिए ये सब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी बच्चे। तो K.C. वेयर ने ये बोला, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये बोला, रट लिया, ठीक है बस। और जब मेंस में पूछ लिया कि फीचर्स बताइए, यूनिटरी फीचर्स बताइए, फेडरेशन का बताइए क्या होता है, किस हिसाब से इतना है, तो आपको बताने पड़ेंगे फीचर्स दोनों अलग अलग। तो अब हम देखते हैं कि फेडरेशन के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर कोई परिसंघ या फेडरेशन है कंप्लीट, क्योंकि देखिए फेडरेशन की तरह तो बहुत सारे देश भी हो सकते हैं जहाँ पे राजा और सारी चीज़ें हों, तो इसलिए अलग से इसके कैरेक्टर बताए गए हैं कि परिसंघ के लक्षण क्या होते हैं। कि एक फेडरेशन में क्या होगा, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए सबसे पहले, है ना, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जैसे हमारा है ना, हमारे में इसीलिए फेडरेशन का लक्षण आ गया ना, हमारा भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊपर क्या होगा,
संविधान, ये भी हमारे यहाँ देखिए, तो इसलिए हम इसको अपने उसको फेडरेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट, कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है ना, कठोर संविधान, रिजिड यानी कि अमेंडमेंट करना इजी ना हो, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। तो फेडरेशन के लिए होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, यानी शुरुआत से ही जो चीज़ें बना दी जाएं उसमें चेंज करना हर बार स्टेट से परमिशन लेनी पड़े, है ना। अमेरिका में देख लीजिए है ऐसा, है ना, ये है। अगला है जो सेंट्रल पे 2 हाउसेस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसी हो, 2 हाउसेस की, ये भी ज़रूरी है, सिर्फ लोकसभा से काम नहीं, यानी 2 सदन होने चाहिए पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पे। देखिए सेंट्रल की बात हो रही है इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ हर स्टेट में 2 हाउसेस नहीं है, है ना, कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, वरना सिर्फ ज़्यादातर विधानसभा हमको मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेकिन 2 हाउसेस होने चाहिए, लोकसभा है और राज्यसभा है हमारे यहाँ पर, तो इस हिसाब से हो रहा है हमारा। और नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा या पृथक्करण, वो भी हमारे यहाँ दिखाई देता है, लिस्ट बना दी गई है ना। और लेकिन वही है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारे यहाँ, इसीलिए तो हम लोग क्वासी फेडरल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात करें तो दोनों आपस में एक ही हैं। विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो जो मंत्री हैं वही आपके सांसद भी हैं। तो देखिए क्वासी वाले भी कैरेक्टर हमको कहाँ से मिल रहे हैं, एक यहाँ से मिल रहा है, ये हमारे में कंप्लीट नहीं है, दूसरा हमारे में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दी गई। जबकि एक फेडरेशन, एक परिसंघ के लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ पर, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये होनी चाहिए, है ना हमारे यहाँ है। तो इसके हिसाब से हम क्या हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में फेडरेशन और कुछ चीज़ों में फेडरेशन नहीं दिख रहा हमारे उसमें। अब माना जाता है कि भारत एक फेडरेशन है, क्यों, क्योंकि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है आपका वो है, लेकिन उसके बाद होने के बावजूद कुछ यूनिटरी कैरेक्टर भी भारत में दिखाई देते हैं, और वो कौन से हैं। तो भारत में एक फेडरेशन होने के बावजूद भारत में एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, यूनिटरी कैरेक्टर्स, फीचर्स। वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें वो देखना है। वो हैं आपके पहला कैरेक्टर जो आप हमेशा बताएंगे अमेरिका से कंपेयर करते हुए, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ यूपी की नागरिकता अलग से नहीं है, अमेरिका में है। कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, अमेरिका में जिस स्टेट में आप रहेंगे वहाँ की सिटीजनशिप आपकी एक रहेगी, और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप वहाँ पर है। तो सिंगल सिटीजनशिप तो यूनिटरी हो गया ना, कि आप किसी राज्य के वो नहीं हैं, आप एक देश के नागरिक हैं, तो यूनिटरी सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। बाकी सारे कैरेक्टर किसके हैं, फेडरेशन के। हमें जैसे वहाँ पर हमने रिजिड वाले अलग से देख लिए थे, यहाँ पर हम सिर्फ यूनिटरी अलग से देख लेंगे, और जो बाकी बचा वो क्या हो गया, फेडरेशन का।
चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे आपकी 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट की बात करें, सदन 2 सदनों की बात करें, सब के सब कैरेक्टर कैसे हैं फेडरेशन के। लेकिन कुछ कैरेक्टर कैसे हैं आपके यूनिटरी, हमें वो केवल अलग से देख लेने हैं। इसी तरीके पीछे वाले में हमको क्या करना है, सिर्फ रिजिड वाले प्रोविजंस अलग देख लेने हैं जो 6 या 7 दिए हैं, बाकी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए भारत का संविधान लचीला होने के बावजूद थोड़ा बहुत कठोर है। इसी तरह भारत जो है एक फेडरेशन होने के साथ साथ कुछ उसके कैरेक्टर कैसे हैं, यूनिटरी कैरेक्टर्स भी है। हमें सिर्फ जो कम वाली चीज़ें हैं उनको अलग से पढ़ लेनी है, बाकी हमें फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे कि अच्छा बताइए फेडरेशन के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो बोल दीजिए सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ 2 हाउसेस है पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट। अगर ऐसे अपने टिप्स पे बता दिए तो नंबर कैसे नहीं मिलेगा फिर। लेकिन वहाँ पर अगर अटपटा गए है ना, तो टिप्स पे जब ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। और बोले कि यूनिटरी बताइए, फट से बोलिए सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और इमरजेंसी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती है तो पूरे देश में सिर्फ एक ही कानून चलता है, वो भी संसद से पास होता है। बोल दीजिए ऐसा दिया कि हमारे उसमें रिजिड प्रोविजंस में कि अगर आपको 7 शेड्यूल में चेंज करना है, सबसे पहले इसीलिए प्रेसिडेंट हमेशा याद रखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज करना है तो वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, रिजिड हो जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में अगर कोई चेंज करना है तो वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है। आपको 7 शेड्यूल में कोई चेंज करना है तो वो रिजिड है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर में कोई चेंज करना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाता है। इतना ऐसे कॉन्फिडेंस से बताइए, हो गया। और कभी पूछेगा अच्छा फ्लेक्सिबल कहाँ है, तो सबसे इजी होता है कि सर अगर किसी भी स्टेट का हमें नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाती है। बस बता दिया, बढ़िया सा शानदार सा नंबर मिल जाएगा। लेकिन तब होगा ना जब आप बार बार पढ़ेंगे। अभी आपको तुरंत बोल दो यहाँ पर आकर फिर से, अभी भी आप इस चीज़ को इसी तरह से नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो अब हमको सिर्फ यूनिटरी फीचर्स देखने हैं कि भारत में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे भारत एकात्मक हो जाता है, यानी सब कुछ केंद्र के पास आ जाता है। तो सिटीजनशिप लेने के लिए कहाँ पे है, सब केंद्र के पास अधिकार है। कोई राज्य किसी को भी भारत की नागरिकता नहीं दे सकता, समझ गए ना, है ना। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहाँ से सिटीजनशिप अदनान समी को भी मिली होगी, तो किसी राज्य ने नहीं दी उनको कि मुंबई में रहने लगे तो फिर जो है। इससे भी बड़ी चीज़ है, उसको फर्स्ट पे डाल दिएगा। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल द कंट्री, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश के लिए एक संविधान। वरना 35 के एक्ट में था कि प्रोविंसेस अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, है ना। तो पूरे देश में एक ही संविधान चलता है, भारत देश का संविधान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ना कि अलग अलग स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, उनको अधिकार ही नहीं कि आप अपना बनाएं। तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक लक्षण दिखता है। अगला है आर्टिकल 3 जो अभी हमने पढ़ा। अगर किसी स्टेट के नाम में कोई चेंज करना हो, राज्य के नाम में कुछ भी परिवर्तन करना हो बाउंड्री, तो राज्य कुछ भी हैसियत नहीं रखता इसमें। सारी की सारी पावर किसके पास है, संसद के पास। तो ये भी तो यूनिटरी हुआ ना कि कौन राज्य कह सकता है कि हमारा अस्तित्व बना रहा है। जब हम चाहे तुम्हारा नाम बदल दें, जब चाहे हम तुमको किसी में एसिमिलेट कर दें, जब चाहे तुम्हें 10 टुकड़ों में बांट दें। ये सारी पावर किसको मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो आर्टिकल 3 से ही पता चल जाता है कि कोई राज्य को बनाना बिगाड़ना किसके पास है, केंद्र के पास। ये जान लीजिए, है ना। ये किसी भी राज्य को बनाना बिगाड़ना किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये दूसरा है कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, आपातकाल जिसको बोलते हैं ना, वो आर्टिकल 352 में आपका दिया हुआ है, 356 में दिया हुआ है और 360 में दिया हुआ है। तीनों हम पढ़ेंगे। एक में प्रेसिडेंट रूल है, फिर आपका नेशनल इमरजेंसी है, फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, वित्तीय आपातकाल। इनको हम आगे पढ़ेंगे,
ये सारे के सारे क्या हैं आपकी इमरजेंसी, आपातकाल। जब भी ये लगाए गए तो पहले तो संसद लगाएगी, सबसे बड़ी चीज़ कि इसको संसद के द्वारा लगाया जाएगा, और जब लगेगा तो राज्य के जितनी भी पावर्स हैं उनके बीच में डिवीज़न सब खत्म हो जाएगा, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी। तो आप सोचते होंगे फिर स्टेट कैसे काम करेंगे? स्टेट में जो मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं वो सब राज्यपाल को मिल जाएंगी और राज्यपाल केंद्र सरकार का। ऐसा नहीं कि स्टेट में मुख्यमंत्री घर में बैठ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सारी की सारी पावर गवर्नर के पास आ जाती है। तो ये भी तो एक यूनिटरी सिस्टम हुआ है ना, कि जब इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी में फिर कोई भी सीएम कुछ नहीं कर सकता। विधानसभा में कोई बिल ही पारित नहीं होगा, किसी भी विधानसभा का भी बजट अगर पास होना है तो पार्लियामेंट में पास होगा। यूपी का बजट पार्लियामेंट में पास हो रहा है, ये जान लीजिए। इमरजेंसी में सब स्टेट्स की सारी चीज़ें कहाँ से पास होंगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये है, तो ये एक कैसा कैरेक्टर है? एकात्मक लक्षण हुआ ना, यूनिटरी कैरेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यही है। और अगर हम 7 शेड्यूल को देखते हैं, जो 7वीं अनुसूची अभी हमने देखा था, 7th शेड्यूल को अगर देखते हैं तो उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं शक्तियों के बंटवारे के लिए, कि कुछ काम कौन करेगा? केंद्र करेगा, जो लगभग 97 हमने अभी देखे थे, है ना, सेंट्रल लिस्ट। दूसरी लिस्ट दी गई है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट दी गई है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी कुछ विषय इसमें रखे गए हैं, इसमें इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जब इसकी एनालिसिस करिए कि इसमें मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है ए, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, इन्होंने भी बनाया, लेकिन दोनों में अगर क्लैश हो गया तो लागू कौन सा माना जाएगा? इसका वाला। तो यूनिटी कैरेक्टर हो गया ना, है ना, कि कोई भी पावर जो कॉन्ग्रेंट लिस्ट में है, लिस्ट मान लीजिए उसमें एग्रीकल्चर की बात करें वो तो वैसे स्टेट लिस्ट में है, या फिर हम कोई भी उसका एक उठा ही लेते हैं। स्टेट का सिक्योरिटी की अगर बात आ जाए, समझ रहे हैं ना, या कभी भी पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगे तो केंद्र फिर सेना भेज देती है, फिर स्टेट मना नहीं कर सकता कि सेना मत भेजिए। मान लीजिए चुनाव हो रहे हों और राज्य सरकार उसमें घपला कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव हो रहे हों, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वहाँ पर क्या है? सेना भेज देगी। ये है, इस तरह की चीज़ें, है ना, तो ये हैं। एग्रीकल्चर के अलावा बाकी भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अगर कोई इशू हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, है ना, प्रॉपर्टी को लेकर, कि मान लीजिए वो लॉ बना दे कि हम जो है मेट्रो बिछा रहे हैं और सबकी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना दे कि नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते मेट्रो के लिए आप, तो माना कौन सा जाएगा? केंद्र सरकार का। भाई स्टेट गवर्नमेंट का भाई इशू उठने लगे, मान लीजिए उसके किसी मंत्री की ज़मीन जा रही है तो विधानसभा में बिल पास कर दिए, है ना, कि उधर से मेट्रो नहीं निकलेगी, उसको हम ज़मीन नहीं देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया उसी पे मेट्रो के लिए कि जहाँ से मेट्रो होकर जाएगी वहाँ की ज़मीनें आपको देनी पड़ेंगी और उस पर आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो कौन सा लागू माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सब इश्यूज़ हैं। नेशनल हाईवेज़ निकलते हैं तो उस पर फिर क्या हो जाएगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो नहीं माना जाएगा। ये है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए अगर यहाँ पर कोई उसका बेंच बनाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट का कि नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बनाने के लिए ज़मीन नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फिर नहीं माना जाएगा, किसका माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वही माना जाएगा। अगर आपका ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके कंजर्वेशन के लिए कोई लॉ आया, है ना, कि आपके राज्य में इसका शिकार होता है, अब नहीं होगा, विधानसभा में बोले नहीं होगा शिकार,
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया कि नहीं होगा, तो कौन सा कानून माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये है ना, किसी चीज़ के शिकार को लेकर अगर केंद्र सरकार कानून बना दे कि इसका शिकार यूपी में नहीं होगा और यूपी की विधानसभा बोले नहीं होगा, तो माना किसका जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। इस तरह के बाकी अफीम के बारे में है, क्या करना, ओपीएम कौन खाएगा, इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल। लेकिन अगर क्लैश, देखिए सेम बना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भाई भाई। उसके अलावा क्या है, अगर कोई नई पावर निकल आए जिसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, मान लीजिए कल को एलियंस हमारे यहाँ आने लगे, अब एलियंस के साथ हमें कोई रिलेशंस बनाने हैं, तो वो पावर किसको मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ गए? एलियंस आए और बोले कि हमको रहने की जगह दें, तो हम कहें ठीक है, यूपी में एक ज़िले में थोड़ी सी जगह आपको मिल जाएगी, तो अब यूपी की गवर्नमेंट कहे कि हमको इनको नहीं रखना है, तो फिर किसका माना जाएगा? केंद्र का। तो नई कोई शक्ति निकल आए कल को, है ना, तब उस पावर पे भी किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं, है ना। कल को हमने बताया ना कि एलियंस आ जाएं और एलियंस के साथ हमारे रिलेशन बनाने के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होगी। ये ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वरना स्टेट गवर्नमेंट क्या, किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, ठीक है तुम कर लो, लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से क्लैश करेगा तो हट जाएगा। तो राज्य सरकारें दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करती तो हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैश हुआ तो फिर गए काम से। तो कोई नई पावर अगर आनी है, देश को मिलनी है ना, हमने बताया जैसे एलियंस के साथ हमारा समझौता होना है ना, एलियंस यहाँ आकर बसने हैं, तो इसकी पावर किसको मिलेगी? जैसे ही ये पावर जनरेट हुई कि एलियंस के साथ समझौता करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलेगी। ये किसी को भी, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा है और उसके लिए चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हर स्टेट में केंद्र के एजेंट के रूप में कौन बैठा हुआ है आपका? राज्यपाल, गवर्नर। दिल्ली गवर्नमेंट को कौन परेशान कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तो परेशान कर रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इलेक्टेड होता तो इतनी परेशानी ना होती। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूनिटरी सिस्टम दिख रहा है ना, दिल्ली सरकार को हर तरह से यूनिटरी सिस्टम की वजह से तो परेशानी हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? वो अपने सभी गवर्नर्स जो हैं वो भी इसी तरह अपॉइंटमेंट होता है। तो ये क्या है एक कि भैया आप, और हेड ऑफ द स्टेट कौन कहलाएगा स्टेट में? गवर्नर। गवर्नर के नीचे आता है मुख्यमंत्री, ये जान लीजिए, है ना, गवर्नर से नीचे माना जाता है। उसके अलावा जो आप लोग बनने जा रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम कराएगा, आप लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे और आपको डिप्लॉयड कहाँ किया जाएगा? स्टेट्स में, है ना। तो ये भी तो है कि जितनी भी डीएम हैं, जितने भी जिला अधिकारी हैं, उनको राज्य सरकारें नहीं बना रही हैं, केंद्र सरकार बना रही है। तो राज्यों के ऊपर इस तरह से भी तो पूरा नियंत्रण है उनका। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तो होते हैं ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस, है ना, जितने भी हैं। इसकी भर्ती कौन करवा रहा है? इनको अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, वो आपको नौकरी से निकाल भी नहीं सकती है, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री आपको सिर्फ सस्पेंड करेंगे, वो भी आप नहीं कहेंगे कि हमारे राज्य में काम ना करिए, बस। इससे अलावा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नौकरी से हटाने का काम सिर्फ केंद्र सरकार आपको करेगी, ये जान लीजिए। तो राज्य में फिर अगर केंद्र की शह आपके ऊपर हो तो कोई जिला अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं। जिला अधिकारी यहाँ वाले इसीलिए डर रहे थे कि केंद्र में जिनकी सरकार है उनकी यहाँ पर भी है, और जिन जिन जो, इसीलिए तो अब वहाँ भी सिस्टम है। इसी वजह से बोला जाता है कि भारत का जो, भारत कैसा है? क्वाशी फेडरल। बस इतना ही पढ़ाना था आज। कैसा है भारत? अर्ध संघ है, अर्ध परिसंघ है, क्योंकि उसमें फेडरेशन के कैरेक्टर भी हैं और फेडरेशन के कैरेक्टर टिप्स पे होने चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है आपकी, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है आपका, ये सब बता रहा है कि हम फेडरेशन हैं। और फिर यूनिटरी सिस्टम में जाते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे कंट्री के लिए, ओके, ठीक है, ये सब बता रहा है कि हम यूनिटरी सिस्टम है। तो भारत हम, तो एक टॉपिक आता है कि भारत क्या फेडरेशन है या एक एकात्मक राज्य है, यूनिटरी सिस्टम है। तो हम बता रहे थे कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्री होता है, फिर वो अपनी सुविधा के लिए स्टेट्स को बनाता है, और सारी मैक्सिमम पावर किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस ऐसे देश को बोला जाता है एकात्मक देश, यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है उस। और दूसरे में होता है कि बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, और उसमें केंद्र को भी शक्तियाँ मिलें और राज्यों के पास भी शक्तियाँ रहें, और रेसिडुअल पावर किसके पास आ जाए? इनके पास, स्टेट्स के पास। तो ये फेडरेशन है। तो फेडरेशन के अगर कैरेक्टर्स देखे जाएं कि एक फेडरेशन में क्या क्या खूबियां होती हैं, तो पहली चीज़ की रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन में क्या होना चाहिए? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसा कि भारत में है। तो भारत एक फेडरेशन के कैरेक्टर्स भी दिखा रहा है। अगला, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान है वही सर्वोच्च हो, है वो हमारे यहाँ पर। अगला है कि संविधान कठोर हो, रिजिड, वो नहीं है हमारे यहाँ, है ना। दूसरा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संसद हो वो 2 सदन की हो, तो हमारे यहाँ है लोकसभा राज्यसभा, तो फेडरेशन हो गया ना हमारा। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर, वो कंप्लीट हमारे यहाँ नहीं है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, तो फेडरेशन या परिसंघ होगा, वो हमको दिख जाता है कि हमारे यहाँ भी इंडियन। अब हमें देखना है कि भारत में यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, एकात्मक जो विशेषताएं कौन सी। पहला, सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है, केंद्र की नागरिकता जिसको कह सकते हैं आप, है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है ना, पूरे कंट्री के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है आर्टिकल 3 से देख लीजिए, राज्य का कोई अधिकार नहीं है कि उसको अपना नाम बदल सके, अपना बाउंड्री बदल सके, वो सारे अधिकार केंद्र को दिए गए हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से दिए गए हैं, साधारण बहुमत से दिए गए हैं। यानी आसानी से संसद किसी भी राज्य को टुकड़ों में डिवाइड कर सकती है, 2 राज्यों को मिला सकती है, नाम बदल सकती है, बाउंड्री काट के अलग कर सकती है। ये किसके पास शक्ति ज़्यादा है? केंद्र के पास। यूनिटरी सिस्टम हो गया ना आपका। अगला है कि जब इमरजेंसी या आपातकाल लगता है देश में, है ना, जो कि हमारे आर्टिकल्स 252, 56 और 60 में दिया हुआ है, 352 और उसमें दिया हुआ है, वैसे ही सारी की सारी पावर केंद्र के पास चली जाती है। पूरे देश पे सिर्फ केंद्र का शासन रह जाता है, और वो राज्यपालों के माध्यम से पूरे राज्यों को चलाने लगता है। गवर्नर्स के थ्रू फिर स्टेट गवर्नमेंट चलती है पूरी, और राज्य का हर बिल फिर संसद से पास हो जाता है, ये जान लीजिए। पूरे जितनी भी विधानसभाएं हैं, सभी लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये जान लीजिए। राज्यों का बजट भी वहाँ से पास होने लगता है, सोचिए, इमरजेंसी। फिर 7 शेड्यूल में देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर तो की गई है, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कोई विषय दिए गए हैं, उस पर अगर दोनों केंद्र जो है कानून बना सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अगर क्लैश करेगा तो माना किसका जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन है? यूनिटरी सिस्टम दिख रहा है। उसके अलावा अगर कोई नई शक्ति निकल कर आती है, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, वो किसको मिलेंगी जब भी निकलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगी। कल को एलियंस के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट होना है, उसमें एलियंस के लिए क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में हेड ऑफ द स्टेट कौन बनाया गया? गवर्नर। और कौन अपॉइंट करता है उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। IAS IPS सिविल सर्विसेज क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, जो राज्यों में जाकर काम करती हैं। ये भी कैसा कैरेक्टर हो गया? यूनिटरी कैरेक्टर, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो है कैसा है? अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल, ये सारी चीज़ें। तो इसको जो है लिखने के लिए दे दें या फिर लिखवाएं कल, क्या चाहते हैं आप? सब लोग बताएं, सारे बच्चों के माध्यम से लिखने के लिए दिया जाए या लिखवाया जाए? लिखवाया जाए, चलिए कल लिखवाते हैं।
जिसमें मुझे लगेगा कि इजी है तो दे देंगे फिर, ठीक है। तो लिख